हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें हमने बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्यों बनाया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि मैंने सारा बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्मूलाज और इक्वेशंस यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन सी इक्वेशंस, कौन कौन से फॉर्मूलाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअली यूज होते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जो कंसेप्ट आपका बनेगा, यहां से जो कंसेप्ट आपके क्रिएट होंगे, वही आगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे, अलग अलग अकाउंट्स के प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का ट्राई कीजिएगा। हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल इक्वेशंस यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस और फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से इक्वेशंस और फॉर्मूलाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होता है। ये चैप्टर जो है आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के काम में आएगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बता दूं उसके अंदर। देखिए, मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल मींस वो ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 12 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम। हर 12 मंथ में आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम कर लो, और फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है, परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से ही मालूम होती है। इट मींस आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो इक्वेशंस आप लिखने जा रहे हो, इसके पीछे बैकग्राउंड 12 मंथ्स का याद रखिएगा कि ये हर 12 मंथ्स के अंदर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर 12 मंथ्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो इन इक्वेशंस में जो भी डेटा हम उठाएंगे या इन फॉर्मूलाज में जो भी डेटा या जो भी वैल्यूज हम लेंगे, नॉर्मली वो 12 मंथ्स की होंगी। ठीक है, अब हम वन बाय वन इक्वेशंस इसमें पढ़ते जाते हैं और उन इक्वेशंस को वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। देखिए, इसमें सबसे पहली इक्वेशन यूज होगी इसमें नेट सेल्स। वैसे ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बट फिर भी मैं आपको यहां पर बता दूं, इसका फॉर्मूला होगा टोटल सेल्स माइनस व्हाट, सेल्स रिटर्न। ठीक है, और हमारी टोटल सेल्स कैसे बनती है, हमारी होगी कैश सेल्स प्लस व्हाट, क्रेडिट सेल्स। देखिए, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है नेट सेल्स की। नेट सेल्स का मीनिंग होता है आपने पूरे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कितना, 12 मंथ के दौरान कितना गुड्स आपने नेट सेल किया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मींस कितना, टोटल सेल्स का मीनिंग क्या होगा, कितना आपने कैश में सेल किया, कितना आपने क्रेडिट में सेल किया, उसको प्लस कर दो और उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दे। देखिए, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं कि मान लें कि आपने एक दिन में, सिर्फ आप एक दिन की बात करें कि आप एक दिन में एक बिजनेस में बैठे, उस दिन भर में आपने टोटल 20,000 का माल कैश में बेचा, 30-35 हजार का माल आपने क्रेडिट पर बेचा, और जो सुबह बेचा गया था उसमें से 5,000 का माल शाम तक रिटर्न आ गया। तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि भाई आपने दिन भर में कितने का गुड्स आपने सेल किया, तो आप बोलेंगे सर 20 + 35, टोटल 55,000 का माल बेचा था, उसमें से 5,000 का वापस आ गया, तो 50,000 की हमारी नेट सेल्स हो जाएगी। तो यही फॉर्मूला, ये तो मैंने एक दिन का एग्जाम्पल दिया, यहां पर ये फॉर्मूले के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मींस 12 मंथ पीरियड के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। पूरे 12 मंथ में कितना माल कैश में बेचा, कितना उधारी पर बेचा, और उसमें से कितना वापस आया। तो फॉर्मूला बना नेट सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और अगर नेट वर्ड आ गया मीन सेल्स रिटर्न ऑलरेडी डिडक्टेड है। इसी में सेकंड फॉर्मूला इसी के अगेंस्ट बनेगा क्या, नेट परचेसेस, और नेट परचेसेस का फॉर्मूला बनेगा टोटल परचेसेस माइनस परचेसेस रिटर्न। ठीक है, और टोटल परचेसेस का फॉर्मूला फिर वही सेम टू सेम, क्या, कैश परचेसेस प्लस व्हाट, क्रेडिट परचेस। कैश परचेसेस और क्रेडिट परचेसेस को ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, नेट परचेस बन जाएगा। ये सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था और ये परचेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज फॉर्मूला नंबर 3, दैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और ये हायर क्लासेस के अंदर भी कंटिन्यूअसली आपको ये यूज होता रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले फॉर्मूला इसका बता दूं मैं। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस, ठीक है जी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट समझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। वैसे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा कंसेप्ट मैं आपको मेरा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर है उसके अंदर मैंने द मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट है ये आता ही कहां से है, कौन से प्रिंसिपल से डराइव हुआ है, द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिस ईयर की आप बात कर रहे हैं या जिस ईयर का आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी ईयर की कॉस्ट और उसी ईयर की सेल्स आपकी रिकॉर्ड होगी। मींस कॉस्ट एंड रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से मैच होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं कैलेंडर ईयर 2022 की बात कर रहा हूं तो 2022 के ही सारे एक्सपेंस आएंगे और 2022 की ही सारी रेवेन्यू आएगी। अगर आपने एक स्पेसिफिक ईयर की रेवेन्यू और स्पेसिफिक ईयर के एक्सपेंसेस को नहीं लिया तो आपका जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है वो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट नहीं हो सकता। आपको अगर आप 2022 का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको 2022 की ही रेवेन्यू और 2022 की ही कॉस्ट लेना पड़ेगी। और अगर आपने कॉस्ट में अगर 21-23 की या कोई दूसरे ईयर की ले ली तो फिर आपका प्रॉफिट किसी भी हालत में करेक्ट नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग होगा जो माल बेचा गया, जो गुड्स सेल किया गया, उसकी कॉस्ट, उसकी लागत, उसका हमारी जेब से कितना लगा था, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस साल जितना माल बेच दिया गया, क्योंकि जो माल बेचा जाता है वो तो उसकी सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, हम यहां पर सेलिंग प्राइस ना लेते हुए उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं कि जितना माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। लेट्स सपोज अगर हमने 25,000 यूनिट बनाई और उसमें से 18,000 यूनिट ही बेच पाए तो 25,000 यूनिट की जो कॉस्ट होगी ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और 18,000 यूनिट जो माल बेचा गया है उसकी गुड्स को कॉस्ट कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो बच गया 7,000 ये कहलाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जिस ईयर में बिकेगा उस ईयर में उसकी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस जितना माल हमने मार्केट में सेल किया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उस स्पेसिफिक गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी, COGS। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मींस स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। नेट परचेसेस, नेट परचेसेस कहां से लाएंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 से, कितना गुड्स हमने परचेस किया वही टोटल परचेसेस माइनस परचेसेस रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर में कितना स्टॉक आपके पास बच गया, जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में था उस स्टॉक को आपने यूज किया और जितना परचेज किया उस पर जितने खर्चे हुए माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। मैं अभी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारी थर्ड इक्वेशन होगी कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने बताई अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, किसी भी हालत में इस इक्वेशन को नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी फोर्थ इक्वेशन होती है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होगा हमारा नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स कहां से लाए, इक्वेशन नंबर 1 से। COGS कहां से लाए, इक्वेशन नंबर 2 से। जो सेल से हमारी उस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दे तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी अवर प्रॉफिट। बट ये हमारा फाइनल और एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। दिस प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। हिंदी में इसको बोलते हैं सकल लाभ। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके फाइन, तो फोर्थ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद फिफ्थ हमारी इक्वेशन होती है, फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट होता है हमारा फाइनल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ हमने हमारे बिजनेस से इतना प्रॉफिट अर्न किया। नेट प्रॉफिट के लिए बेस बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, हम ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आया, ये इस ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 से आया उसमें सारी इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड कर देंगे और उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा दैट वुड बी अवर व्हाट, नेट प्रॉफिट। और ये हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है, और इसी प्रॉफिट को जो अपना ओनर है वो क्या करता है, अपने लिए एंजॉय कर सकता है।
तो हमारी ये जो मेन इक्वेशन है ये, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन COGS, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे क्या लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अभी हम डायरेक्ट एक्सपेंस, एक लिखा गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक लिखी गई इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम नहीं है तो वो सब कंसेप्ट मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, कौन कौन सी होती है और उसके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं और उसके बाद में फिर आगे मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूं। हमने यहाँ पर 4 टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। आप तो जो मेजर कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, आप उसको पहले समझें, उसके बाद में फिर डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरे पास हमारे 2 एक्सपेंसेस हैं, 2 टाइप के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट expenses and second type of expenses are what, indirect expenses, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं, इन एक्सपेंसेस के बहुत अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। एक्सपेंसेस को जैसे हम पहले क्लासिफाई करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंसेस का और क्लासिफिकेशन होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और क्लासिफिकेशंस आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इस टाइप से अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस तो आपका समझा हुआ है भाई। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो ऐसा एक्सपेंस होता है जिसका टाइम पीरियड, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिलता है। जैसे अगर आपने कोई प्लांट, मशीनरी या कोई एसेट बाय की तो वो जो खरीदना हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, जिनका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रिसीव होता है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये अल्टीमेटली रेवेन्यू एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। मींस पहली शर्त उसकी ये होना चाहिए कि वो एक्सपेंस अपने आप में रेवेन्यू एक्सपेंस हो, उसका बेनिफिट आपको साल भर के लिए हो, ऑपरेशंस के अंदर नॉर्मली यूज होता हो, ठीक है। तो हमारे कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स। पहला डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो गुड्स के परचेज करने से रिलेटेड होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होंगे विच आर रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अब क्या परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी होंगे, ऑल दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। भले आप मैन्युफैक्चरर हो या भले आप ट्रेडर हो, आपने जो भी गुड्स बाय किया, गुड्स क्या, वो मर्चेंडाइज जिसमें आप डील करते हो, जो रीसेल के लिए आप खरीदते हैं ना, वो आपने गुड्स बाय करने के ऊपर, गुड्स को परचेज करने के ऊपर जो जो एक्सपेंस किए हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस विल बी कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो गुड्स को, माल को बेचने के ऊपर खर्चे किए गए हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे, दोज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा पहला डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने गुड्स को बाय करने के ऊपर जो कैरेज पे किया, जिसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मीनिंग होता है माल खरीदने के ऊपर जो कैरेज दिया गया है, जहां से भी आप बुलवा रहे हैं दूसरी जगह से, आपकी शॉप, आपके गोडाउन, आपके वेयरहाउस, आपके फैक्ट्री तक आने का जो भी जो वेजेस, जो भी कैरेज, जो भी फ्रेट, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, जो भी कार्टेज, जो भी आप बोले उसको कैरेज इनवर्ड हुआ। कैरेज, और मैं यही लिख देता हूं फ्रेट और कार्टेज इनवर्ड्स। इनवर्ड वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये इनवर्ड मींस अंदर आने के लिए, हमारे गुड्स हमारे पास आने के लिए जो भी कैरेज, कार्टेज, फ्रेट आपने दिया परचेस करने पर, अंदर तभी आएगा जब परचेस करेंगे, वो कहलाएगा हमारा कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड। इसी के अगेंस्ट यहां पर होता है कैरेज और कार्टेज और फ्रेट आउटवर्ड्स बोलते हैं, फ्रेट आउटवर्ड्स। इसको हम बोलते हैं कैरेज ऑन सेल्स। इसका मीनिंग होता है जो माल बेचने के ऊपर हमने कैरेज पे किया, जो गुड्स को बेचने पर हमने कार्टेज पे किया, फ्रेट पे किया, वो सारा का सारा हमारा कहलाएगा कैरेज, कार्टेज और फ्रेट आउटवर्ड। तो एक हो गया हमारा कैरेज इनवर्ड, ठीक है, गुड्स के बाय करने पर कैरेज आउटवर्ड। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आपकी हो गई इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मींस आपने रॉ मटेरियल कहीं दूसरी कंट्री से बुलवाया है ना, तो और उसके ऊपर जो गुड्स बुलवाते हैं तो हमारी कंट्री में हमें कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कस्टम्स ड्यूटी दो टाइप की होती है, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब बुलवाना है मींस बाय कर रहे हैं, और अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आपने पे की है तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगी। बिसाइड्स, और परचेस के ऊपर कौन से होते हैं भाई जो ट्रांसपोर्टेशन आप पे कर रहे हैं, या मैं कहूं उसमें डॉक के चार्जेस, अगर शिपिंग के थ्रू गुड्स आ रहा है, डॉक चार्जेस के अलावा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये सारे के सारे खर्चे जो होंगे, और बस ये याद रखिएगा ध्यान में कि भाई क्या ये एक्सपेंस गुड्स के परचेज से रिलेटेड है? इफ यस देन इट विल बी कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर गुड्स के सेल्स करने से रिलेटेड है तो वो क्या कहलाएगा? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप इट इज क्लियर। तो पहला डिफरेंस हमारा बन गया, ऑल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द परचेसेस ऑफ गुड्स, गुड्स के बाय करने पर होते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, जो गुड्स के सेल करने पर होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम आए किसके ऊपर? हमारे सेकंड डिफरेंस के ऊपर। ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस होता है एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे दोज आर इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? और ट्रेडिंग, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जैसे मैं कहूं उसमें कौन सा हो जाएगा? वेजेस, वेजेस जो आप मजदूर को देते हो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से जो आपका ऑफिस स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है पूरे बिजनेस का, जिसको आप जैसे इसके अंदर आ जाएगी कौन सी? आपकी सैलरी। सैलरी और वेजेस में डिफरेंस है। सैलरी जो होती है व्हाइट कॉलर जॉब के अगेंस्ट दी जाती है, वेजेस जो होती है ब्लू कॉलर जॉब के अगेंस्ट दी जाती है। वेजेस बंदे को पीस रेट बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस पर होती है। सैलरीज को मंथली बेसिस के ऊपर हम देते हैं। हमारे सेल्समैन की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, हमारे मैनेजर की सैलरी, ये सारी की सारी सैलरीज जो ऑफिस स्टाफ को देते हैं, ऑल दैट कम्स अंडर द हेडिंग सैलरी, एंड सैलरी विल बी कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से जो गुड्स बनाने से रिलेटेड है, ऑल दोज एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस हुआ, उसके अलावा फ्यूल एंड पावर हुआ, ठीक है, फ्यूल एंड पावर हुआ, उसके अलावा अपना फैक्ट्री लाइटिंग हुआ, फैक्ट्री की हीटिंग जो होती है ये आ जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर अपनी सैलरी आ जाएगी, अपने स्टेशनरी बिल आ जाएगा, अपना ऑफिस का रेंट आ जाएगा। ये सारी चीजें हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो हमारे दो हो गए। एक पहला क्या था? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द परचेसेस ऑफ गुड्स आर डायरेक्ट, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। वो सारे एक्सपेंसेस जो ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड है सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ऑल दोज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए उसके बाद हमारा थर्ड जो डिफरेंस है हम उसको बड़े आसान से उसमें ऑल एक्सपेंसेस विच आर यूजुअली इनकर्ड और रिलेटेड टू फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड हो तो ये हमारे एक्सपेंसेस होंगे सारे कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऑल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड और विच आर रिलेटेड टू ऑफिस आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सारे क्या कहलाएंगे? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप देखें क्या ये खर्चा आपके फैक्ट्री में होता है? इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, हाँ, अगर ट्रेडर है तो नहीं। फिर मैन्युफैक्चरर है तो आप देखें क्या ये खर्चा आपका फैक्ट्री में हो रहा है? इफ यस, या आपकी फैक्ट्री को बिलोंग करता है तो इफ यस देन इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर आपके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बोलूं, इसके अंदर आ जाएगा आपका फैक्ट्री रेंट, है ना, ये फैक्ट्री रेंट आ जाएगा। इधर कौन सा आ जाएगा? आपका ऑफिस रेंट। अब फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी, पावर की बात नहीं कर रहा, पावर में नहीं आ लिया, इलेक्ट्रिसिटी और पावर में डिफरेंस है। पावर हेवी मशीन्स को रन करने का काम आता है, 3 फेज कनेक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जनरल जो हमारा ट्यूबलाइट, फैन एक्सेट्रा होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी में होती है। एनीवे, तो अगर फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर आ जाएगा, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर आ जाएगा। अब ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड और रिलेटेड टू द ऑफिस, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए, इन 3 डिफरेंसेस के ऊपर ही आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ अमोर्टाइजेशंस होते हैं, कुछ ट्रांसफर्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, जो बुक एंट्रीज होती हैं, जैसे हमारा डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर भले वो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर लगाओ तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे लगने वाला डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा, ठीक, फाइन। उसके अलावा कोई अमोर्टाइजेशन है, किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया, टैक्सेस हैं, ऑल दीज विल बी कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में 3 क्लासिफिकेशंस हुए। फर्स्ट क्लासिफिकेशन
क्या है? एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स आर डायरेक्ट एक्सपेंस, विच आर रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस विच आर incurred for manufacturing and production are direct expense, which are expenses related to office and administration are indirect. All expenses which are incurred or related to the factory are direct expense, or all expenses which are incurred or related to the belongs to the office are called as what? Indirect expenses. ये हमारे पास याद रखिएगा तीन हमारे जो हैं ये बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं। इन्हीं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम का तो बहुत इजी सा क्लासिफिकेशन है। डायरेक्ट इनकम एक ही होती है, वो होती है सेल्स। सेल्स जो होती है दैट इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम। सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। उसके अलावा जितनी भी इनकम होंगी ऑल दोज इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट। फिर भले वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हो, फिर भले वो इंटरेस्ट रिसीव हो, कमीशन रिसीव्ड हो, सन्ड्री रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, कोई इनकम है। अब आप इनकम है या प्रॉफिट देख रहे हैं, कोई भी इनकम या प्रॉफिट सेल्स के अलावा वो सारी की सारी इनकम कौन सी कहलाएंगी? हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स कहलाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको प्रिकॉशन लेना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टाइम पर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनकम में आपको इतने प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्स को हटा दो, सेल्स डायरेक्ट इनकम है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट इनकम्स बन जाएंगे, ठीक। तो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने आपको जो इक्वेशंस बताई उसके अंदर मैंने आपको फोर्थ इक्वेशन बताई थी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS। और फिर मैंने आपको एक बताया फाइनल प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के कंसेप्ट में भी समझेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। एक्चुअली ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इस पे वर्ड आ गया ग्रॉस, तो मींस ये एक्चुअल नहीं है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। कभी भी आप कोई चीज बाय करते हैं तो उसके ऊपर ग्रॉस वेट और नेट वेट आता है। जैसे आप एक सिंपल से कोई एक मिठाई लेने गए लेट सपोज, और उस मिठाई के अंदर मान लीजिए अगर शॉपकीपर ने ऐसा किया जैसा मैं बता रहा हूं कि भाई आपने उससे बोला कि मुझे 1 किलोग्राम कोई सी मिठाई चाहिए। लेट सपोज हमने कहा कि भाई काजू कतली हमको 1 किलोग्राम चाहिए, ठीक है। अब उस मान लीजिए अगर शॉपकीपर ने ऐसा किया कि शॉपकीपर क्या करते हैं, यूजुअली एक बॉक्स लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, वो मिठाई जो काजू कतली है वो अरेंज करना या जमाना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद उसको उठाकर वो इलेक्ट्रॉनिक स्केल के ऊपर रख देते हैं और उसको मेजर करते हैं। 1 किलोग्राम हुआ, मान लीजिए ऐसा कुछ आया 1.005, तो वो उठा करके आपको देंगे, रबर बैंड लगाएंगे और उसके बाद पॉलिथीन में पैक करके आपको दे देंगे। और आपकी जो भी काजू कतली का रेट है 800 साढ़े 800 रुपया किलो, वो आपसे क्या कर लिया जाएगा, मेजर कर लिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि 1.005 जो है क्या ये काजू कतली 1 किलोग्राम का ग्रॉस वेट है या नेट वेट है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द ग्रॉस वेट, क्योंकि इस 1.005 के अंदर बॉक्स का वेट भी इंक्लूडेड है। मान लें कि अगर बॉक्स का वेट 30 ग्राम है तो ये समझ लीजिए कि आपके पास 970 ग्राम काजू कतली आई है, और 970 ग्राम काजू कतली आप कंज्यूम कर पाएंगे। बॉक्स तो कंज्यूम नहीं ना कर सकते, आपको कंजम्पशन जो होगा वो सिर्फ किसका होगा, स्वीट या जो भी मिठाई या काजू कतली का कंजम्पशन होगा। आपने ली 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम जो था वो दैट वाज अवर ग्रॉस वेट विच इंक्लूड्स द वेट ऑफ बॉक्स ऑल्सो। और नेट बॉक्स हटाने के बाद जो कंज्यूमेबल है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, जिसको आप खा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट वेट। और आप बहुत सारी चीजों पर देखेंगे पैकिंग के ऊपर ग्रॉस वेट और नेट वेट अप्रोक्सीमेटली लिखा होता है, और अगर ग्रॉस वेट लिखा है तो समझ जाइए उसके अंदर क्या है, उस स्पेसिफिक बॉक्स का या जो भी पैकिंग है उस पैकिंग का वेट भी इंक्लूडेड है। बस सेम टू सेम फंडा चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अभी कुछ ऐसे एक्सपेंस बचे हैं जिनको डिडक्ट करना है, जिनको डिडक्ट किए बिना आपके पास फाइनल प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है ये आफ्टर कंसीडरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। मींस अभी ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, हमें और प्रॉफिट आगे इसमें निकालना है। और उसके बाद जब आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप क्या करते हो, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, सब
जो बच गए, कौन से बच गए, डायरेक्ट इधर ले लिए तो बचे कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कौन सी ले ली, इनडायरेक्ट इनकम इसमें प्लस कर दी, तो वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस का फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब घटाने के बाद में हमारे पास हमारी जेब में नेट इतना प्रॉफिट जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट प्रॉफिट। और आपके बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट। तो जो हमारा डायरेक्ट, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो एक ऐसा प्रॉफिट है जो हमारा एंजॉयबल प्रॉफिट नहीं है, वो हमारा प्रॉफिट हम उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी उसमें से कुछ एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना बचा है, कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट आया है आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली, और जो नेट प्रॉफिट आता है ये आता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, आपके सारे बिजनेस के खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद फाइनली जो ओनर का जिसके ऊपर राइट होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है, कौन सा, नेट प्रॉफिट। फाइन, तो ये हमारी इक्वेशंस थी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यूज होती हैं। मैंने आपको इक्वेशंस बता दिया, इसके अंदर मैंने आपको इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के, भाई अगर इन इक्वेशंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं से, इन्हीं इक्वेशन से आपके आगे के जितने भी फॉर्मेट से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनका बेस बनना आपका स्टार्ट होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी नेट सेल्स। नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स क्या होगी, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। नेट परचेसेस, टोटल परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न, और टोटल परचेस का फॉर्मूला क्या होगा, कैश परचेसेस प्लस क्रेडिट परचेस। और थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का होगा, यूजुअली 12 मंथ्स लेते हैं, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो एंड ऑफ द ईयर का होगा। नेट परचेसेस हम सेकंड इक्वेशन से लेकर आएंगे, जो भी हमारी नेट आएगी, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, फाइन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। उसके बाद वी विल कैलकुलेट व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट, जो ये मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ऐसा प्रॉफिट जो अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं है, अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसीडर करने के बाद आया है, इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस डिडक्ट करने हैं। फॉर्मूला विल बी नेट सेल्स, जो हम इक्वेशन नंबर 1 से डिराइव करेंगे, माइनस सीओजीएस, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से डिराइव किया, फाइन। और उसके बाद फिर फाइनल हमारा प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ऑल इनडायरेक्ट प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमारा कंसेप्ट था, फॉर्मूलाज थे, इक्वेशंस थी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी, इनके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।